कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान। कड़ी 28। पुंटी क्रोध से अधर काटकर चुप हो गई। पुंटी की निदारूण उपेक्षा और उससे भी अधिक निष्ठुर व्यवहार से छोटी बहू को जो व्यथा हुई उसे अंतर्यामी के सिवा और कोई नहीं जान सका। और अब आगे छोटी बहू सदा से चुप रहने वाली है। आज भी वो मौन रहकर सबकी सेवा करने लगी। किसी से कुछ नहीं कहा। उसके जेठ को खिलाने का भार पुंटी ने ले लिया था, इसलिए इधर कई दिनों से वहां भी बैठने की जरूरत उसे नहीं पड़ी। जाने के दिन नीलांबर बड़े आश्चर्य में आकर बोला, क्या तुम ना जाओगी बेटी? छोटी बहू ने चुपचाप सिर हिला दिया। पुंटी बच्चे को गोद में लिए दादा के पास आकर सब सुनने लगी। नीलांबर बोला, ये नहीं हो सकता बेटी, तुम अकेली कैसे रहोगी? और रहकर ही क्या होगा बेटी, चलो। छोटी बहू ने वैसे ही मुंह नीचा किए हुए सिर हिलाकर कहा, नहीं पिताजी, मैं कहीं ना जा सकूंगी। छोटी बहू के मायके की हालत बहुत अच्छी थी। विधवा लड़की को ले जाने की कई बार उनके लोगों ने कोशिश की, किंतु वो किसी तरह नहीं गई। उस दिन नीलांबर मन में सोचता था कि वो केवल उसी के कारण नहीं जा रही है, किंतु इस सूने घर में क्या है जिसके लिए वो यहाँ रुकना चाहती है। इसे वो किसी तरह समझ नहीं सका। पूछा, बेटी तू क्यों नहीं जा सकती? छोटी बहू चुप रही। ना बताने पर तो मैं भी ना जा सकूंगा बिटिया। छोटी बहू ने मृदु कंठ से कहा, आप जाएं, मैं रहूंगी पिताजी। क्यों? छोटी बहू फिर कुछ देर तक मौन रहकर मन ही मन अपने संकोच की जड़ता को प्राणपण से हटाने की चेष्टा करने लगी। फिर थूक निकलकर अत्यंत मृदु स्वर में बोली, दीदी कभी आ गई तो इसीलिए मैं कहीं ना जा सकूंगी पिताजी। नीलांबर चौंक उठा। तीव्र बिजली से आंखें चौंधिया जाने पर जैसा होता है ना, वैसा ही उसे चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ा। क्षण भर में ही अपने को शांत करके एक क्षीण हंसी हंसकर बोला, छी बेटी, अगर तुम भी पागल की तरह ऐसी बातें करोगी, इतनी अबूझ हो जाओगी, तब मेरा क्या हाल होगा? छोटी बहू ने पल भर के लिए आंखें बंद करके अपने हृदय के अंदर देखा और दूसरे ही क्षण संशयहीन, स्थिर किंतु मृदु स्वर में बोली, मैं अबूझ नहीं हूं पिताजी, आपकी जो इच्छा हो कहिए, किंतु जब तक चांद सूरज को निकलते देखूंगी तब तक इस बारे में किसी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकती। भाई बहन पास खड़े खड़े अवाक होकर उसकी ओर देखने लगे। वो उसी प्रकार दृढ़ स्वर में कहने लगी, स्वामी के चरणों में सिर रखकर मरने का वरदान दीदी ने आपसे प्राप्त किया था। वो वरदान किसी तरह निष्फल नहीं हो सकता। मेरी सती लक्ष्मी दीदी निश्चय ही लौट आएंगी। जब तक जीती रहूंगी इसी आशा से उनका रास्ता देखती रहूंगी पिताजी, मुझे कहीं भी जाने को ना कहिए। इतना कहकर बहुत ज्यादा बोलने के कारण मुंह नीचा करके वो हाँफने लगी। नीलांबर और सहन न कर सका। जो रुलाई उसके गले तक आकर बाहर निकलने के लिए उमड़ने लगी, उसे कहीं आड़ में जाकर निकालने के लिए दौड़कर भाग गया। पुंटी ने एक बार चारों ओर देखा, फिर नजदीक आकर अपने बच्चे को पांव के पास बिठाकर आज पहली बार अपनी विधवा
भाभी की गले से लिपटकर अस्फुट स्वर में रोती रोती बोली, भाभी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। छोटी बहू ने झुककर बच्चे को उठा लिया, उसे छाती से लगाकर उसका मुंह चूमकर अपने आंसू छिपाती हुई रसोई घर में चली गई। विराज का मरना ही ठीक था, किंतु मरी नहीं। उसी रात को मरने के ठीक पूर्व मुहूर्त में उसके बहुत दिनों के दुख और गरीबी से पीड़ित, कमजोर और खराब हो रहे दिमाग ने भूख और अपमान की असह्य चोट के कारण उसे मरण का रास्ता छोड़ एक बिल्कुल ही दूसरे रास्ते पर खड़ा कर दिया। मृत्यु को कलेजे में रखे जब वो अपने हाथ पांव आंचल से बांध रही थी, उसी समय कहीं बिजली गिरी। उस डरावनी ध्वनि से चौंक कर मुंह उठाने पर उसी की तेज रोशनी में उस पार का वही स्नान का घाट और मछली पकड़ने का लकड़ी का मचान उसे दिखाई दिया। जैसे वे इतने दिनों से आंखें बंद किए उसकी दृष्टि की अपेक्षा कर रहे थे और आंखें चार होते ही इशारा करके उसे पुकार उठे हो। विराज एकाएक भीषण स्वर में बोल उठी, साधु पुरुष तो हमारे हाथ का जल तक ना पिएंगे, किंतु वो पापी तो पिएगा। अच्छा। लोहार की धौंकनी के मुंह पर जलता हुआ कोयला जिस तरह जलकर राख हो जाता है, विराज के प्रज्वलित मस्तिष्क के मोह में पड़कर उसका अतुल अमूल्य हृदय भी उसी तरह जलकर राख हो गया। वो स्वामी को भूल गई, धर्म को भूल गई, मृत्यु को भूल गई और केवल टक टक ही लगा उस पार के घाट की ओर देखने लगी। एक बार फिर कड़ कड़ करती अंधकार में आकाश की छाती को चीरकर बिजली चमक गई और उसकी विस्फारित दृष्टि संकुचित होकर अपनी ही तरफ लौट आई। उसने एक बार मुंह आगे बढ़ाकर जल की ओर देखा, एक बार सिर घुमाकर घर की तरफ देखा, फिर अपने छोटे छोटे हाथों से अपना बंधन खोलकर पलक मारते न मारते अंधेर जंगल में अदृश्य हो गई। उसकी तेज चरण ध्वनि से डरकर कितने ही जीव जंतु सर सर खस खस ध्वनि करते रास्ते से हट गए। उसने उधर भ्रूक्षेप भी नहीं किया। वो सुंदरी के पास जा रही है। पंचानन ठाकुर के तल्ले में उसका घर है। पूजा करने के लिए जाकर वो कितनी ही बार उसे देख आई है। इस गांव की बहू होकर भी छुटपन से इस गांव के प्राय सभी रास्तों और घाटों को वो पहचानती है। थोड़ी ही देर में वो सुंदरी की बंद खिड़की के किनारे जाकर खड़ी हो गई। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।